चलिए भाई, ऐसे हो जाता है, लूप लूप कर देता हूँ मैं। देखो बेटा, हमने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन की बातें कर ली थी फाइनल अकाउंट के। आज हम बात कर रहे हैं कि फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग पीएल अकाउंट का फॉर्मेट के बारे में। देखो ऑब्वियस सी बात है, बैलेंस शीट का ऐसा फॉर्मेट, बैलेंस शीट का ऐसा फॉर्मेट नहीं है। जो भी फॉर्मेट होगा वो ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट का फॉर्मेट है। और याद रखना मेरे बेटे जी, मैंने क्या बोला, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फॉर्मेट यूज होता है। आपने जो 12th क्लास के अंदर फॉर्मेट पढ़ा है स्टेटमेंट ऑफ पीएल का और बैलेंस शीट का जो वर्टिकल फॉर्मेट पढ़ा है, वो फॉर्मेट सिर्फ कंपनी फॉलो करती है। उस फॉर्मेट को पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप फॉलो नहीं करती। जो तुमने 11th के अंदर फॉर्मेट पढ़ा, हम उसी फॉर्मेट की बातें करेंगे पार्टनरशिप के अंदर या सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर। यही फॉर्मेट आज भी यूज किया जाता है। क्लियर है ही नहीं है? तो यहाँ पर क्या है, नॉर्मली बैलेंस शीट के अंदर ऐसा कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है। बस वही है कि मार्शलिंग और ग्रुपिंग को दिमाग में रख के हम अपनी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस या इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। क्लियर ही नहीं है? हेडिंग सब हेडिंग का कोई झोल मलाल नहीं है। बनाना चाहो बना लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अपने मन से। बैलेंस शीट में बात के लिए हो गई नहीं हो गई? ये तो ये वही वाली बात है, एसेट है दिखाओ, लायबिलिटी है दिखाओ और बैलेंस शीट को मैच करो। मोटा माटी हमारा मकसद यही होता है। अच्छा, दूसरी बात समझ लेना, जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मली हम किसको फॉलो करते हैं मार्शलिंग में? इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। परमानेंस, क्योंकि लास्ट टाइम हम मैंने बोला था ना कि कंपनी के अंदर परमानेंस वाली होती है, मतलब नॉन लिक्विड एसेट पहले आती हैं जिन्हें बहुत बाद में खत्म किया जाएगा एसेट लायबिलिटी को, और लिक्विड एसेट लायबिलिटी बाद में आती है, मतलब करंट एसेट करंट लायबिलिटी बाद में आती है। क्लियर ही नहीं है? तो 11th क्लास के अंदर आप ग्रुपिंग या मार्शलिंग को फॉलो, मतलब बहुत डेडिकेटली करो मत करो इतना फर्क नहीं पड़ता था। 11th क्लास के अंदर बैलेंस शीट मैच करवा देना एक बहुत बड़ी बात होती थी, कि आपके लिए वो एक इनिशियल लेवल था 11th क्लास। समझ गए? अगर तुम्हारी बैलेंस शीट मैच करके मतलब टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मतलब एक तरीके से कॉपी फाड़ दोगे अपने, अब बैलेंस शीट मैच करके भाई, ऐसा ही होता था आपके साथ। समझ गए? बट यहाँ पर क्या है कि बैलेंस शीट को मैच तो करना ही है, बट बैलेंस शीट में जब एसेट और लायबिलिटी आप अरेंज करोगे, थोड़ा सा दिमाग में रखना इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। समझ गए नहीं समझ गए? या इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी अगर क्वेश्चन कह रहा है तो। अदरवाइज क्या मेरे पास समझ में आई है नहीं है? बोले बड़ा बड़ा आएंगे, ठीक है ना? तो इन्हीं चीज़ों को दिमाग में रखना है जी, और कोई ऐसी लपड़ जपड़ वाली बात नहीं है। समझ गए? थोड़ा सा बस बैलेंस शीट में, बाकी तो ट्रेडिंग पीरियड का तो प्रॉपर फॉर्मेट है, उस प्रॉपर फॉर्मेट को हम फॉलो करेंगे। बेटा ऑब्वियस बात है, फॉर्मेट को अगर थोड़ा सा रिकॉल कराऊँ आपको, देखना सामने देख, अदरवाइज आपको ऑलरेडी पता है 11th क्लास के अंदर आप मिड ऑफ द पेज लिखते थे ट्रेडिंग एंड पीनल अकाउंट ऑफ, कंपनी का नाम बंदे का नाम जो भी होता था, और उसके नीचे लिखते था फॉर द ईयर एंडेड। अब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च के 31 दिसंबर कुछ आता था। अगर आप कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हो तो 31 दिसंबर आएगा, अगर आप फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हो तो 31 मार्च आएगा। ऐसा ही है ये नहीं है? 31 दिसंबर 31 मार्च कोई एक डेट आ जाएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो ये कुल मिलाकर हमारा पूरा एक तामझाम होता था। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? बोलिए हाँ या ना? तो 31 दिसंबर, और नॉर्मली हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो करते हैं तो 31 मार्च लिखेंगे। क्लियर ही नहीं है? अच्छा, फॉर द ईयर एंडेड का मतलब क्या होता है? फॉर द ईयर एंडेड का मतलब होता है पूरे साल भर का एक खाता। फॉर द ईयर एंडेड, पूरे साल, साल के आखिर में, मतलब इस पूरे साल का एक अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। समझ गए? ट्रेडिंग पीएल अकाउंट से हमें क्या मिलने वाला है, या तो प्रॉफिट या लॉस। ये क्या बताता है? हमारे बिजनेस की। चार जल्दी की स्मेल आ रही है क्या? मुझे यही है। सर फूक गया। को भी आ रही क्या? पहले नहीं आती? अरे, कोई सुगंध नहीं आती तुम्हें? सही है यार, मतलब अच्छी नहीं आ रही बात ठीक है, गंदी भी नहीं आती। तो इसके इसके आसपास कोई कितनी भी गंदगी में जा रहा हो, डोंट वरी, मान ली। सही है, होने तो। इसके घर वाले कूड़ा फेंकने के लिए इसे भेजते होंगे। अरे बकायदा कूड़े में घुस के कूड़ा फेंकती होगी।
स्मेल तो आनी नहीं है, ठीक है। हम तो जैसे दूर से फेंक देते हैं ना स्मेल की वजह से। चलो, तुम एलियन तो नहीं हो। मैंने सुंगाती है ऐसे करके, ऐसे 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 ठीक आ जाती है तुम्हें तो। वो तो धनिया नाक में जा रहा है। चलो, हैं? हाँ, चले चले ठीक है, बात मत कर मुझसे, ठीक है ना, बहुत बातें बना रही है। बना ली मैंने बातें। चलो, तो फॉर द ईयर एंडेड, दीदी फॉर द ईयर एंडेड का मतलब क्या हुआ? साल के, साल के आखिर का मतलब बात क्लियर हो गई। मतलब आखिर के अंदर हम क्या करेंगे, मतलब पूरे साल भर का एक खाता बना रहे हैं। ऑब्वियस बात है, ये क्योंकि अकाउंट है तो एक डेबिट साइड होगी और एक क्रेडिट साइड होगी। पर्टिकुलर अमाउंट वो तुम खुद ही लिख दोगे पूरे फटाफट से, हाँ ये ना, पर्टिकुलर अमाउंट, ये वाली बात आप खुद ही लिख ही दोगे। अच्छा, डेबिट में क्या आने वाला है? खर्चे आने वाले हैं, क्योंकि डेबिट साइड खर्चे वाली साइड है, खर्चे ही डेबिट होते हैं, खर्चे को नीचे ही डेबिट का होता है, इसलिए खर्चे दिखाई जाएंगे। बात क्लियर हो गई। क्रेडिट में क्या आएगा बेटा जी? इनकम आएगी, बोलो हाँ या ना। तो इनकम का नीचे क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट में इनकम दिखाई, रेवेन्यू दिखाया जाएगा। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? आई बस में नहीं आई। अब एक बात समझ के चलना मेरे बेटा जी, पहले कुछ भी समझाने से पहले मैं एक चीज तुम्हें क्लियर कर देता हूँ कि पूरा ट्रेडिंग एंड पीनल अकाउंट, सुनो बच्चों, पूरा ट्रेडिंग एंड पीनल अकाउंट किसके ऊपर बेस्ड है? बोलो फटाफट दे। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका मैचिंग के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? मैचिंग। भाई मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहता है कि तुम क्रेडिट साइड में क्या दिखाने वाले हो? इनकम। और डेबिट साइड में क्या दिखाने वाले हो? खर्चे। तो इनकम और एक्सपेंस शुड बी मैच। इनकम और एक्सपेंस क्या होने चाहिए? मैच करने चाहिए। मतलब आप जो इनकम लिख रहे हो ना, इन इनकम को कमाने में जिन खर्चों ने मदद करी है, दोबारा बोलो, इन इनकम को कमाने में जिन खर्चों ने मदद करी है, क्लियर है नहीं है? ठीक है ना, वही खर्चे दिखाओ। इनकम एक्सपेंस शुड बी मैच, बोलो आएंगे ना। जिनकी मदद से तुमने इनकम कमाई है वही खर्चे दिखाने हैं। अब चाहे वो मदद डायरेक्टली मिली हो या इनडायरेक्टली मिली, मदद तो मदद है। बात के हुए नहीं हो गई? आई बस में नहीं आई, तो बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्लियर? मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करने का है ना, तो दो कॉन्सेप्ट फॉलो करो, देखो बगल में लिखे मैंने, एक है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट और एक है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। दो फॉलो कर लो, मैचिंग ऑटोमेटिक फॉलो होगा। एक बार और बोलो, दो कॉन्सेप्ट पूरे कर लो, अकाउंटिंग पीरियड और एक्रूअल कॉन्सेप्ट, मैचिंग अपने आप फॉलो होगा। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आप ट्रेडिंग पीरियड अकाउंट हर 12 महीने का बनाते हो, बोलो हाँ या ना। हर 12 महीने का, हर 12 महीने का, हर बार मतलब हर 12 महीने की क्या चेकआउट करते हो? परफॉर्मेंस चेक करते हो अपने बिजनेस की, भाई हर 12 महीने में बिजनेस ने क्या कमा के दिया, प्रॉफिट दिया या लॉस दिया, हाँ या ना, कैसी परफॉर्मेंस रही, बोलो हाँ या ना। हर 12 महीने में चेक करते हो। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट कहता है कि भाई आप बाहर 12 महीने का क्या दिखा रहे हो? अकाउंट बना रहे हो, तो 12 महीनों की इनकम दिखाओ, 12 महीनों के खर्चे दिखाओ। डेबिट में खर्चे दिखाओ, क्रेडिट में इनकम दिखाओ, उन्हीं 12 महीनों से रिलेटेड, सिर्फ उन्हीं 12, क्योंकि आपको उन्हीं 12 महीने की परफॉर्मेंस देखनी है ना, बोलो हाँ ये ना। तो उन्हीं 12 महीनों की इनकम लो, उन्हीं 12 महीनों के खर्चे लो, अगले और पिछले से कोई लेने देना नहीं है। क्या ये बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? दूसरी बात, जो तुम रेवेन्यू, जो तुम इनकम और एक्सपेंस दिखा रहे हो, वो किस बेस पे दिखाओ? एक्रूअल बेसिस पे। किस बेस पे दिखाओ? एक्रूअल बेसिस पे। भैया एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या है? भैया इनकम है, इन्हीं 12 महीनों की है, पैसा आया हो या ना आया हो मैटर नहीं करता, इन 12 महीने की इनकम है, दिखा। खर्चा है, इन्हीं 12 महीनों का खर्चा है, बोलो हाँ या ना। पैसा गया नहीं गया, खर्चा दिखा। थोड़ा सा क्योंकि आपको ऑलरेडी 11th क्लास आती है, हाँ, तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि तुम एक्रूअल कहाँ अप्लाई करते थे। जैसे कि 12-11 महीने का रेंट पे कर दिया, लेकिन रेंट तो 12 महीने का पे होना चाहिए, तो एक महीने का क्या हो गया था? आउटस्टैंडिंग रेंट। तो तुम क्या करते थे? आउटस्टैंडिंग रेंट खर्चा है, खर्चा मान के क्या करते थे? पीएनएल में ऐड करते थे और बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखाते थे। ये जो पीएनएल में तुम ऐड कर रहे हो ना, यही को एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये खर्चा तो 12 महीने का ही है ना, पैसा गया नहीं गया मैटर नहीं करता, खर्चा तो 12 महीने का है, दिखा, दिखा इधर, बोलो हाँ ये ना। और जो इस साल का न्यूज हटा, जैसे एडवांस खर्चा, एडवांस खर्चा कौन सा हुआ? आने वाले साल का एडवांस दे दिया, तो भी साल का खर्चा नहीं है, यहाँ से हटा, हटा यहाँ से, और बैलेंस शीट के साइड में दिखाई से, तो ये बात ये नहीं है। तो जो इस साल का है वो दिखाओ, जो नहीं है वो मत दिखाओ, यहाँ पे हटाओ उसे यहाँ से। क्लियर है ये नहीं है?
अगले पिछले ईयर से, सिर्फ करंट ईयर की बात। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इन्हीं 12 महीनों की इनकम एक्सपेंस। और किस बेस पे दिखाओगे, एक्रूअल बेस पे दिखाओगे। तो 12 महीनों का इनकम एक्सपेंस दिखेगा, चाहे पैसा गया या नहीं गया, बात खत्म। और वही इनकम दिखेंगी, वही खर्चे दिखेंगे, जो आपस में क्या कर रहे हैं, मैच। इन इनकम को कमाने में जिन खर्चों ने मदद करी है, वही खर्चे दिखेंगे। बोलो हाँ या ना। मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिक फॉलो होगा। तो ये पूरा ट्रेडिंग पीएल अकाउंट मैचिंग के ऊपर बेस्ड है। मतलब इवन जो आप एनपीओ के अंदर जो इनकम एक्सपेंडिचर वो बनाते थे ना नॉन प्रॉफिट के अंदर, वो भी इसके ऊपर ऐसा ही है। बस उसे प्रॉफिट लॉस अकाउंट नहीं बोलते, इनकम एक्सपेंडिचर बोलते हैं, बट है तो बिल्कुल ऐसा ही, मैचिंग के ऊपर बेस्ड है। आया, क्या मैं आगे चलूँ। देखो बेटा जी, अब एक बात समझना मेरे बेटा, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ना, ऊपर वाला पोर्शन देखो, ये तुम्हें दिख रहा होगा, यहाँ यहाँ देखो, ये दिख रहा है, ये टोटल हो रहा है ना, ये वाला जितना भी है, ये सारा डेटा, ये ट्रेडिंग अकाउंट है। और इसके नीचे क्या बनेगा, पीएनएल अकाउंट। हो सकता है कि आपने जब स्कूल के अंदर सीखा हो तो आपके टीचरों ने क्या करा हो, ट्रेडिंग अकाउंट अलग बनवाया हो और पीएनएल अकाउंट अलग बनवाया हो, कोई दिक्कत नहीं है, वैसा भी कर सकते हो। और आप ऐसा भी कर सकते हो कि ट्रेडिंग और पीएनएल एक ही सिक्वेंसिंग में डाल दो, अलग अलग मत बनाओ। ट्रेडिंग पीएनएल के नाम दो और दोनों अकाउंट एक साथ दिखा दो, समझ गए। पहले ट्रेडिंग प्रिपेयर करो और देन पीएनएल, क्योंकि होता भी ऐसा ही है, पहले ट्रेडिंग ही बनता है, बाद में पीएनएल बनता है। बात क्लियर होगी नहीं हुई। और मेन मोटा माटी फॉर्मेट जो दिमाग में जो समझने वाला फॉर्मेट है ना, वो ट्रेडिंग का है। बोलो हाँ या ना। चले आगे। तो बेटा एक काम करते हैं, पहले मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ जो तुम्हें ऑलरेडी बातें बताई जा चुकी। चलो, दिख रहा है वैसे तुम्हें ये दिख रहा है रेड कलर से, मोर कलर में जाते हो, ये वाला रहता है, आजकल बहुत अच्छा चल रहा है ये कलर, बड़ा सही चल रहा है। ठीक है, देखो, तुम डेबिट में क्या दिखाते हो, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, और क्या दिखाते हो, परचेजेस दिखाते थे। परचेज में से क्या माइनस करते थे, परचेज रिटर्न, जब रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, रिटर्न टू आएगा ना। और यहाँ क्या दिखाते थे, डायरेक्ट खर्चे। क्रेडिट में क्या दिखाते थे, सेल, सेल में से क्या माइनस करते थे, सेल रिटर्न, रिटर्न इनवर्ट, रिटर्न बाय, बोलो आइए ना। और यहाँ क्या दिखाते थे, क्लोजिंग स्टॉक, बोलो आइए ना। इतना कुछ कर कराने के बाद क्या आता था तुम्हारा, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ऐसा होता था नहीं होता था। ये तो मैंने वो उतनी बात बोल दी जितनी बातें तुम्हें 11th में सिखाई जा चुकी हैं, बोलो आइए ना। देखिए मैंने एक बात एक्स्ट्रा सिखाता हूँ, क्या कि बेटा देखो, देखो, ये देखो, तुमको एक फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, उस फॉर्मूले का नाम है, बोलो बराबर दे, क्या नाम है, COGS। इसे तुम क्या कहते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स स्टोर्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS। या आप इसे 12th क्लास में कहते थे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, याद आ रहा है नहीं आ रहा है, कॉस्ट ऑफ RFO, बात तो वही है। अच्छा इसका देखो मैंने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जरा। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज, नेट परचेज का मतलब होता है टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न। और टोटल परचेज का मतलब क्या होता है, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, दोनों परचेज, नगद वाली परचेज भी और उधारी वाली परचेज, माइनस जितना वापस कर दिया। तो नेट तुमने कितना माल परचेज करा वो दिखाओगे, कितना माल तुम पे आया, क्लियर है। प्लस डायरेक्ट खर्चा, बोलो आएंगे ना, डायरेक्ट खर्चा का तो अभी छोड़ दो, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये फॉर्मूला तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ओपनिंग प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट खर्चा माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्या मेरी बात इतनी क्लियर होती है। देखिए इस फॉर्मूले को समझने का सबसे बड़ा तरीका क्या है, देखिए जैसे मान के चलिए हमारी दुकान में ऑलरेडी कितना माल था, 1 लाख रुपए का माल था हमारी दुकान में, बोलो आइए ना। पूरे साल भर में मैंने कितना माल खरीदा, नेट परचेज 11 लाख। माल को परचेज करने में मैंने कितना खर्चा करा, 2 लाख, इसे बोलते डायरेक्ट खर्चा। लेस साल के आखिर में कितना माल बच रहा है मेरे पास, 5 लाख। तो मतलब ये कितना निकल कर आया, 9 लाख। ये माल कहाँ गया, बिक गया। अब देखो जरा समझते हैं, बताओ स्टार्टिंग में कितना माल था हमारे पास, 1 लाख। आपने कितना माल खरीदा, 11। माल को खरीदने में खर्चा कितना किया, 2। तो 11 और 2, पहले 11 और 2 जोड़ो, 13। तो कुल मिला के जो तुमने माल खरीदा है वो तुम्हें कितने का पड़ रहा है, बोलो आगे ना, तो दो गया। जो तुमने माल खरीदा है वो तुम्हें कितने का पड़ रहा है, 13 का। सही बात है ये नहीं है, बोले बराबर थे।
अच्छा, और तुम पे माल था कितने का पहले से? 1 लाख का माल था, 13 लाख का माल आया, तो तुम पे कितना है टेक्निकली? 1 लाख का माल था, 13 का है, तो 14 लाख का माल हो गया। जितना माल तुम्हारी जेब में तुम उतना बेच सकते हो, तो 14 लाख का माल बेच सकते हो। 14 लाख में अभी भी कितना बच रहा है? 5। फॉर्मूला समझ में आ रहा है? तो 14 में से 5 गए दीदी, 9। ये 9 लाख का माल कहाँ गया? बट ऑफ कोर्स हमने क्या कर दिया? बेच दिया। बेच दिया। सुनो, दोबारा बोलता हूँ, आपको जो माल 9 लाख का पड़ा था वो बेचा है आपने। आपको 9 लाख का पड़ा था, 9 लाख का माल 9 लाख में बेचोगे? ज्यादा में कम में? क्योंकि तुम्हारी मंशा क्या है, क्या कमाना चाहते हो? प्रॉफिट कमाने की मंशा है। तो जो माल मुझे 9 लाख का पड़ा था उसे मैंने देखो बेचा कितने में? 15 में लिखा हुआ है। यानी मुझे कितने का हो रहा है ग्रॉस प्रॉफिट? 6 लाख का ग्रॉस प्रॉफिट। आया या नहीं आया? क्या मेरे पास समझ में आई या नहीं आई? सीधी सीधी कहानी है। हाँ, सीधी सीधी कहानी है। बोलो फटाफट से हाँ या ना। क्लियर है कि 9 लाख क्या हुआ? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नाम पढ़ो, गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ, जो तुमने सामान बेच दिया उसकी कॉस्ट, मतलब वो तुम्हें कितने का पड़ा था। क्योंकि माल बेचने से पहले क्या करते हो? खरीदोगे। खरीदोगे तो तुम्हारी जेब से क्या जाएगा? पैसा। तो जो सामान 15 का गया उसे मैंने 9 में खरीदा था, तो बीच का मार्जिन 6 कमाया मैंने। आया पर समझ में? फॉर्मूला याद है या नहीं है? बोलो फॉर्मूला याद करो। ओपनिंग प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट खर्चा माइनस क्लोजिंग। और यही सेम फॉर्मूला हम कहाँ दिखाते हैं मेरे बेटे जी? बोलो बड़ा थे ट्रेडिंग के अंदर। देख लो, ट्रेडिंग में देखने को मिलेगा। ये देखो ओपनिंग, देखो ओपनिंग प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट खर्चा, जो सेम साइड है वो प्लस हो रहे हैं, माइनस क्या है? क्लोजिंग। तो वो अपोजिट साइड में माइनस। आया ही नहीं आया? ये फॉर्मूला बन रहा है नहीं बन रहा है? ये देखो मैंने एक डब्बा बना रखा है, डब्बा दिख रहा है तुम्हें? ये टै 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 टै, बोलो हाँ ये ना। यहाँ देखो तुम्हें दिख रहा होगा एक, ये ड्रीगर है, ड्रीगर। ये बंदूक है, बंदूक दिख रही है तुम्हें? बंदूक बनी हुई? अरे बोलो आएंगे ना। बंदूक दिख रही है, बंदूक आएंगे ना। ये तमंचा, क्या है बेटा? ये तमंचा। और हम क्या करेंगे तमंचे पे? किसको? समझ गए बात? गाना मैंने बनाया था, समझ गए? बात क्लियर हो गई? ठीक है बेटा, आगे बढ़ू ना बढ़ू? यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस डायरेक्ट प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट खर्चे माइनस इज इक्वल टू सीओजीएस। क्या मेरी बात क्लियर हुई? क्या मेरी बात क्लियर हुई? आई बस में नहीं आई? बोले फटाफट से आएंगे ना। इस तमंचे का नाम क्या हुआ? COGS। क्लियर है? अब देखो जो माल तुम्हें कितने का पड़ा था, सीओजीएस कितनी है? सीओजीएस कितनी है? 9। वो तुमने कितने का बेचा माल? 15 में। बोलो हाँ या ना? क्या मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो रहा? जो यूनिट तुमने बेची है 15 में, वो तुमने पहले खरीदी थी ना। बिना खरीदे तो बेच ही नहीं पाओगे। तो जो बेची है 15 में, वो मुझे कितनी की पड़ी थी? 9 की। तो सेम यूनिट का खर्चा और सेम यूनिट की इनकम। बोलो हाँ या ना? जो यूनिट बेची है उन्हीं का रेवेन्यू, उन्हीं का ही खर्चा, दैट इज मैचिंग। बोलो हाँ या ना? अगर 9 लाख ना होते तो 15 लाख होते? बोलो, ये तो मैचिंग है। बोलो हाँ या ना? जो डिफरेंस आया, या तो वो क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट, या क्या होगा? वो ग्रॉस आया ही नहीं आया। तो 15 में से 9 गए, कितने बचे? 6 लाख। क्लियर है? बोलो हाँ या ना? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है? अब डायरेक्ट खर्चों की बात कर लेते हैं कि डायरेक्ट खर्चे क्या होते हैं। देखो हमेशा डायरेक्ट खर्चों का मतलब होता है वो सारे एक्सपेंस जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, प्रोडक्ट के परचेजिंग से रिलेटेड है। फैक्ट्री वाले खर्चे, फैक्ट्री वाले, मैन्युफैक्चरिंग वाले, परचेजिंग वाले खर्चे, सब डायरेक्ट खर्चे हैं। सब डायरेक्ट, मतलब जो प्रोडक्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है, समझे? उसको लाने में। आए ना? अगर ये खर्चा नहीं होता तो प्रोडक्ट बिक नहीं सकता। बोलो आए ना? जैसे मैंने प्रोडक्ट खरीदा तो मुझे किराया भाड़ा देना पड़ेगा अपनी दुकान तक लाने में। अगर मैं किराया भाड़ा नहीं दूंगा, जो मैंने सामान खरीदा है वो यहाँ तक नहीं आएगा, और यहाँ तक नहीं आएगा तो मैं बेच नहीं पाऊंगा। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? ये नहीं है? आई बस में नहीं है? जो परचेज से रिलेटेड है, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड है, वो सारे खर्चे क्या कहलाएंगे तुम्हारे? डायरेक्ट कहलाएंगे। क्लियर है? ये नहीं है? देखो मैंने यहाँ पर फॉर्मूला भी लिखा हुआ है। क्या? ये तो मैंने ऑलरेडी ट्विटर पर फॉर्मूला लिख दिया, तुम्हें ऑलरेडी पता होगा। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलेगा? एक्सेल माइनस सीओजीएस। लॉस का फॉर्मूला उल्टा हो जाता है, वहाँ भी लॉस हो जाता है। कॉस्ट ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा होता है, और रेवेन्यू कम हो जाता है। क्लियर ही नहीं है?
और देखो डायरेक्ट खर्चे के बारे में मैंने क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जरा। एक्सपेंस रिलेटेड विद फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, परचेज, ये 3 शब्द लिखे हैं मैंने जो बोले हैं। देखो एग्जाम्पल क्या लिखा है, जैसे वेजेस, फैक्ट्री में मजदूरों को किराया वो वेजेस दी जाती है। कैरेज, फ्रेट, किराया भाड़ा। ठीक है ना। अच्छा एक बात और बताऊँ, कैरेज और फ्रेट में अंतर होता है दोनों भाड़े, दोनों में अंतर है। जैसे कि मान के चलो लॉन्ग डिस्टेंस कवर हो रही है तो फ्रेट बोला जाएगा, लेकिन जब शॉर्ट डिस्टेंस कवर होती है तो कैरेज बोला जाता है। बोलो हाँ या ना, दे रही है नहीं है, ठीक है। चलिए, कैरेज आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे कोई दूर से सामान आया, हाँ या ना, दूर से सामान आया ट्रक में तो वो फ्रेट है, लेकिन वो सामान वो ट्रक मेरे घर तक नहीं आ सकता, समझ गए। तो मैं किसी रिक्शा में डलवा के लाया उस सामान को, तो क्या लाएगा, कैरेज, समझ गए। आया, क्या मैं आगे बढ़ जाऊं, बढ़िया। तो वेजिस, कैरेज, फ्रेट, कैरेज अगर देखो कैरेज लिखा है फ्रेट लिखा है तो भी डायरेक्ट है, कैरेज इनवर्ड लिखा है फ्रेट इनवर्ड लिखा है तो भी डायरेक्ट है। इनवर्ड यानी कि सामान लाना, सामान लाने का किराया भाड़ा। क्या मेरे पास समझ में आई है नहीं आई, कैरेज इनवर्ड फ्रेट इनवर्ड। कैरेज आउटवर्ड लिखा होगा, फ्रेट आउटवर्ड लिखा होगा तो आप डायरेक्ट मत मानना बेटा, इसी बंद करो। बाद में चला लेंगे दोबारा, सुस्ती छा रही है, ठीक है। बात क्लियर हो गई, आए ना। कैरेज इनवर्ड फ्रेट इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड फ्रेट आउटवर्ड। आउटवर्ड क्या है, माल, माल निकालने का, माल निकालने माल जब माल सेल कर रहे हो, डिलीवरी भी कर रहे हो, तो ये डायरेक्ट नहीं है, इनवर्ड वाला डायरेक्ट है, समझ गए। फैक्ट्री वाले खर्चे, मैन्युफैक्चरिंग वाले खर्चे लिखे हुए हैं, वेजेस एंड सैलरी लिखा है तो डायरेक्ट है क्योंकि वेजेस पहले लिखा हुआ है। सैलरी एंड वेजेस होता तो इनडायरेक्ट क्योंकि सैलरी पहले लिखा हुआ है। वेजेस आती है फैक्ट्री का खर्चा, सैलरी आती है ऑफिस वाला खर्चा। देखो ऑफिस से बात है, अगर फैक्ट्री के अंदर भी सुपरवाइजर होते हैं, सुपरवाइजर को वेजेस नहीं दी जाती, सैलरी दी जाती है, लेकिन हेड ऑफ फैक्ट्री का तो वो सैलरी डायरेक्ट कहलाएगी। भैया हमको फिर हम ये कैसे पता लगाएंगे, क्वेश्चन बताएगा, क्वेश्चन नहीं बता रहा ना तो वेजेस को डायरेक्ट मानो, सैलरी को इनडायरेक्ट मानो, समझ गए। अगर कुछ भी स्पेसिफिकेशन होगा क्वेश्चन बताएगा। जैसे रेंट है, रेंट नॉर्मली तुम क्या मानते हो, इनडायरेक्ट, मतलब पीने में खा दो, डायरेक्ट नहीं मानते तुम रेंट को, लेकिन क्या फैक्ट्री का रेंट नहीं हो सकता, हो सकता है, डायरेक्ट माना, क्लियर ही नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बताएगा, अपने आप से मत सोचना, समझ गए। चलो जी, पावर, फ्यूल, लाइटिंग, हीटिंग, कूलिंग, फैक्ट्री रेंट लिखा मैंने, देखो आया। जो भी खर्चा फैक्ट्री वाला है, मैन्युफैक्चरिंग वाला है, परचेस वाला है, सब डायरेक्ट है। बाकी जो डायरेक्ट नहीं है वो क्या है, इनडायरेक्ट है। आया, क्या मेरी बात क्लियर हो गई। तो मैंने यहाँ पर आपको फॉर्मेट क्लियर करा ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग का फॉर्मेट कैसे बना मैंने वो क्लियर करा, मैंने मैचिंग बताया, मैंने ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस बताया, कोई दिक्कत तो नहीं इस बात में, क्लियर है। मैंने डायरेक्ट खर्चों के बारे में बताया, क्लियर है। अब एक बात और देखना, देखो एक फॉर्मूला और होता है जिसे हम कहते हैं एडजस्टेड परचेज। क्या कहते हैं मेरे बेटा जी, एडजस्टेड परचेज। तो पढ़ो यार फॉर्मूला क्या है इसका, पढ़ो। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग। काम करो, ऊपर वाले फॉर्मूले में नीचे वाले फॉर्मूले में अंतर बताओ फटाफट से। क्या, बाकी फॉर्मूला सेम है, यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं ना, सी जैसे ये फॉर्मूला हो सकता है। देखो ओपनिंग प्लस नेट, देखो ओपनिंग प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग की जगह हमने क्या लिख दिया, प्लस डायरेक्ट खर्चे। बोलो हाँ या ना। आप ऐसा भी दिखा सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर, डेबिट में क्या दिखा दो, एडजस्टेड परचेज और डायरेक्ट खर्चे, बात खत्म। पर डिपेंड करता है इन्फॉर्मेशन क्या अवेलेबल है क्वेश्चन में, तभी करना है, अदरवाइज मत करना। आया, क्लियर है। के बाद देखो यहाँ से शुरू हो जाता है तुम्हारा क्या, पीएनएल शुरू। जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो नीचे जाएगा पीएनएल में, ग्रॉस प्रॉफिट इधर की तरफ, ग्रॉस लॉस इधर की तरफ। बीडी का क्या कर दोगे, कैरी डाउन का क्या कर दोगे, ब्रॉड डाउन, बीडी कर दोगे। यहाँ पर तुम दिखाओगे फर्दर इनकम, फर्दर इनकम का मतलब है इनडायरेक्ट इनकम। मन में एक सवाल आता है, सर अगर इनडायरेक्ट इनकम है तो डायरेक्ट इनकम भी होगी, हाँ होगी। तो डायरेक्ट इनकम तो आपने दिखाई नहीं, अरे दिखाई है, कि जो तुम सेल दिखा रहे हो ना, सेल देखो, उसे तुम क्या बोलते हो मेरे बेटे जी, डायरेक्ट इनकम बोलते हो। आया ही नहीं आया, डायरेक्ट इनकम पता है कौन सी होती है, वो इनकम जिसके ऊपर तुम डिपेंड करते हो,
अगर वो इनकम ना हो तो तुम्हारा सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, खर्चे निकालने भारी पड़ जाएंगे तुम्हें अपने। क्या मेरी बात क्लियर हुई है नहीं हुई? बोलिए फटाफट से हाँ या ना। अगर वो डायरेक्ट इनकम रहा हो तुम्हें सर्वाइव करना भारी पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? हाँ या ना? जैसे मैं बोलूँ ना कि मेरी डायरेक्ट इनकम क्या है, पढ़ाकर कमाना मेरी डायरेक्ट इनकम है। उसके अलावा अगर मैं कहीं और से कमा रहा हूँ, कहीं ब्याज बट्टे से कमा रहा हूँ, कोई रेंट से कमा रहा हूँ, कुछ और कमा रहा हूँ, वो सब क्या कहलाएगा मेरे बेटे जी? डायरेक्ट इनकम। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? क्या मेरी बात क्लियर हो गई? बोलिए हाँ या ना। बात क्लियर हो गई? ऐसे ही इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, वो तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ऊपर डायरेक्ट, नीचे इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में सीधी सीधी बात याद करो, जो डायरेक्ट नहीं है वो इनडायरेक्ट है, और नहीं तो सीधी सीधी बात, ऑफिस वाले खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन वाले खर्चे, सेलिंग वाले, डिस्ट्रीब्यूशन वाले, या और भी अदर सारे खर्चे जो वो इधर आने वाले हैं। आया? इन खर्चों को फर्दर इनकम को ऐड करके, फर्दर खर्चों को लेस करके इनडायरेक्ट इनकम क्या हो सकती है ये भी समझ लो। कुछ भी, कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, कुछ भी इनकम सब इनडायरेक्ट है। क्लियर? सेल को छोड़कर। आया? क्या मैं आगे बढ़ूँ? ठीक है, इतना ऐड और लेस करने के बाद तुम्हारा क्या निकलता है? नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। ये प्रॉफिट लॉस किसका है मेरे बेटे जी? मालिक का। मालिक को दे देगी। तुम्हें याद होगा 11th क्लास में तुम क्या करते थे? वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को कहाँ लेके जाते थे मेरे बेटे जी? बैलेंस शीट में, कैपिटल में ऐड या लेस करते थे। प्रॉफिट भी तेरा मालिक, लॉस भी तेरा मालिक। प्रॉफिट से तेरी कैपिटल बढ़ेगी, ऐड कर दिया। लॉस से तेरी कैपिटल घटेगी, लेस कर दिया। आया या नहीं आया? इतनी सी बात है, और कोई यहाँ पर बात क्लियर है या नहीं है? बस एक बात बोल देता हूँ, यहाँ एक शब्द आया नेट प्रॉफिट, और ऊपर एक शब्द आया ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस और नेट में अंदर क्या है? ग्रॉस का मतलब पता है क्या होता है? देखो, ग्रॉस कहाँ से निकल रहा है? ट्रेडिंग अकाउंट से। ग्रॉस का मतलब है इनकम्प्लीट प्रॉफिट। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है? मतलब ये ट्रेडिंग अकाउंट कहता है सिर्फ ट्रेडिंग करने से तुमने क्या कमाया, परचेज और सेल करने से क्या कमाया, ये ट्रेडिंग वाला प्रॉफिट हो गया, दैट इज इनकम्प्लीट प्रॉफिट। इसमें भी और फर्दर इनकम, और फर्दर बेनिफिट, और फर्दर खर्चे लेस होने, ऐड होने बाकी हैं, लेस ऐड होने बाकी हैं। तो उनको जब लेस ऐड कर दे तो आता है नेट। नेट इनकी कंप्लीट फुल फ्लैश प्रॉफिट लॉस, जिसे तुम मालिक को दोगे। आया? क्या मेरी बात क्लियर हो गई? क्या मैं आगे बढ़ूँ? फॉर्मेट क्लियर है? जल्दी बोलिए फटाफट से हाँ या ना। देखो आ जाओ। अब एक कॉन्सेप्ट और भी है, ये भी बहुत ये आपने कहीं नहीं सीखा होगा, तो इसमें थोड़ा समय लगाएंगे, और तेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि तेरी भी कॉस्ट अकाउंटिंग आती है। समझ गए? ये तो इसे बिल्कुल आँख खोल कर सीखना, क्योंकि ये तुमने नहीं सीखा। ठीक है? कॉन्सेप्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट क्लियर ही नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का क्या कॉन्सेप्ट है? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाती है। बात क्लियर होगी नहीं हुई? बोलो। मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाती है, तो समझना जरा। क्लियर है? एक काम करते हैं, इसकी हम रिकॉर्डिंग थोड़ी अलग ही कर लेते हैं। ठीक है?